हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम बच्चों क्लास 10 का लेसन नंबर 10 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर पेट्रोलियम एवं गैस उत्पादन क्षेत्रों के बारे में विस्तार के साथ अध्ययन किया था और इसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है तो पिछला वीडियो जरूर देखें। बच्चों, पिछले वीडियो के अनुसार हमने पूर्ण रूप से जो भारत के जो महत्वपूर्ण जो खनिज थे उसमें हमने पूर्ण रूप से अध्ययन किया और उसके बाद हमने एक टॉपिक था ऊर्जा संसाधन। अब हम लेंगे ऊर्जा संसाधन के अंदर अगला बिंदु। पहले हमने ऊर्जा संसाधन के अंदर कोयला के बारे में पढ़ा, फिर ऊर्जा संसाधन के अनुसार हमने पेट्रोल के बारे में पढ़ा और फिर ऊर्जा संसाधन के अनुसार हमने गैस के बारे में पढ़ा। अब ऊर्जा संसाधन के रूप में अब हम लेंगे परमाणु ऊर्जा खनिज। क्या लेंगे? परमाणु ऊर्जा खनिज। तो सबसे पहले आपको फिर से मैं ऊर्जा के बारे में समझाते हुए बता रहा हूं कि ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता होती है। और ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिज तो सीधी सी परिभाषा है ऐसे खनिज जिससे उष्मा व ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे ऊर्जा खनिज कहते हैं। और अब आ रहा है परमाणु ऊर्जा। कौन सा टॉपिक आया है? परमाणु ऊर्जा, जो हम इसके बारे में आज विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे कि परमाणु ऊर्जा क्या होती है। तो परमाणु ऊर्जा के बारे में यदि हम परिभाषा लिखें तो धरातल में पाए जाने वाले आणविक, कौन से? आणविक खनिजों से प्राप्त ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहते हैं। याद रखना बच्चों, धरातल में पाए जाने वाले जो आणविक खनिज है उनसे प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसे परमाणु ऊर्जा कहते हैं। और भारत के अंदर बहुत सारे परमाणु ऊर्जा के संयंत्र लगे हुए हैं जिससे माध्यम से विभिन्न प्रकार के विद्युत व ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। तो आज हम बच्चों पहले परमाणु ऊर्जा के बारे में जानेंगे, फिर हम मानचित्र कौशल के माध्यम से भारत के जो प्रमुख जो परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र हैं उसको हम अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लेते हैं परमाणु ऊर्जा खनिज। देखो, परमाणु ऊर्जा के रूप में यूरेनियम, कौन सा खनिज? सबसे पहले यूरेनियम है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलता है बहुत ज्यादा। कहाँ मिल जाता है? ऑस्ट्रेलिया से मिल जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलता है, सऊदी अरब से मिलता है, ईरान से मिलता है यूरेनियम। और भारत के अंदर भी देखते हैं तो यूरेनियम के जो भंडार है वो केरल की साइड देखने को मिलते हैं। तो यूरेनियम है वो आणविक खनिज का एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसके बिना ऊर्जा का उत्पादन नहीं किया जा सकता। जो यूरेनियम 338 तथा 235, 233 इनके परमाणु संख्या देखने को मिलती है। फिर है प्लूटोनियम जिसकी परमाणु संख्या कितनी हो जाती है? 239। फिर थोरियम, फिर बेरिलियम, फिर जिरकन नामक खनिजों का उपयोग है वो हम परमाणु ऊर्जा में करते हैं। और थोरियम का अपन देखते हैं तो भंडारण कंडारा में देखने को बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। तो यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है, जिरकन है, बेरिलियम है, इन सभी खनिजों का मिक्सर के रूप में प्रयोग करके ही परमाणु ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है। तो आपको पता चल गया बच्चों कि परमाणु ऊर्जा में उपयोग में लिए जाने वाले आणविक तत्व कौन कौन से हैं। तो आपको यह उत्तर देना है। अगला बिंदु, एक औंस यूरेनियम से 100 मेट्रिक टन कोयले के बराबर शक्ति उत्पादन होती है। अब आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कोयले से प्राप्त ऊर्जा की तुलना में परमाणु ऊर्जा क्यों लाभदायक या महत्वपूर्ण है?
तो उसका उत्तर क्या हुआ, क्योंकि एक औंस यूरेनियम से जितनी ऊर्जा बनती है उतनी की उतनी ऊर्जा हमें कोयले से कितनी मेट्रिक टन उत्पादन से मिलता है, 100 मेट्रिक टन कोयले का जब हम उपयोग करेंगे तो एक औंस यूरेनियम के बराबर क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इसी कारण से कोयला ऊर्जा की तुलना में परमाणु ऊर्जा ज्यादा महत्वपूर्ण और लाभदायक मानी जाती है। और उसके बाद आपका दूसरा कारण आप अपने पर्यावरण को ध्यान में रखकर लिखें तो भी लिख सकते हो, जैसे क्योंकि कोयले को जब हम ऊर्जा उत्पादन के उपयोग में लाते हैं तो उससे विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्या उनके धुएं के कारण उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन बच्चों परमाणु ऊर्जा से ऐसी बात या पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न बहुत ही कम होती है, होती तो है लेकिन कोयले की तुलना में क्या होती है, कम होती है, फिर भी वो लाभदायक है। इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए अधिकांश जो विकसित राष्ट्र है वो कोयले से बनी ऊर्जा की तुलना में परमाणु ऊर्जा का ज्यादा प्रयोग करता है। तो आपका आ गया समझ इसका उत्तर का। फिर अगला सवाल बन जाएगा कैसे, वो अपन देखेंगे। अगला बिंदु लेते हैं पहले, कोयले से बनने वाली ऊर्जा खर्चीली तथा परमाणु तत्वों से बनने वाली ऊर्जा विद्युत सस्ती होती है। और ये पॉइंट भी आप उसमें डाल सकते हो, किसमें, लाभदायक जो अभी सवाल बनाया उसमें क्या डालोगे कि कोयले से बनने वाली ऊर्जा ज्यादा खर्चीली होती है, क्योंकि 100 मेट्रिक टन कोयला खरीदने में पैसा भी क्या लगता है, अधिक लगता है, तथा परमाणु तत्वों से बनने वाली जो ऊर्जा है कोयले की तुलना में क्या पड़ जाती है, सस्ती पड़ती है। तो इन्हीं कारणों से इसका उपयोग ज्यादा और लाभदायक माना गया है। भारत में 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन नोटेट करना बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया, तो याद रखना 1948 के अंदर भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया है। तो भारत के अंदर हो गया परमाणु आयोग का गठन। उसके बाद भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए, किसके लिए, ऊर्जा निर्माण के लिए, जिसके द्वारा देश के 17 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की गई। कितना, 17 परमाणु रिएक्टर बनाए गए जहां पर इनसे ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो याद रखना इसका गठन 1948 में और इनके परमाणु रिएक्टरों की संख्या 17 बताई गई है। अगला फिर, इन रिएक्टरों के द्वारा देश में 4800 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और भारत के अंदर जितने भी अपन के रिएक्टर हैं उनसे लगभग कितनी विद्युत प्राप्त हो रही है, 4800 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता आ रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, वर्तमान में यदि हम देखते हैं तो ऊर्जा निर्माण में परमाणु ऊर्जा का उपयोग अभी तक बहुत ही क्या है, कम है। क्यों कम है, क्यों, हमें ये जो कच्चा माल चाहिए यूरेनियम, इल्मेनाइट, प्लूटोनाइट, जिरकन, ये सब हमें कहां से लेना पड़ता है, विदेशों से लेना पड़ता है, इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। और साथ में हमें पूर्ण रूप से वो तत्व प्राप्ति न होने के कारण हम इसका ज्यादा विकास नहीं कर पाए हैं। अगला पॉइंट, भारत में परमाणु खनिज के भंडार में यूरेनियम जो धारवाड़ क्रम की सेल आर्किन चट्टानों में मिलता है। याद रखना भारत में जो परमाणु खनिज जो तत्व है कौन से युगीन सेलों के अंदर मिलता है, तो धारवाड़ और आर्कियन, ये 2 युगीन सेलों के अंदर ये परमाणु खनिज का उत्पादन या पाए जाते हैं। अगला पॉइंट आगे इसी से शुरू करके, मैं बिहार का सिंहभूम जिला, याद रखना परमाणु खनिज भारत के किन किन जिलों में पाया जाता है, बिहार का सिंहभूम जिला, और राजस्थान में अभ्रक के जो क्षेत्र है, जो भीलवाड़ा उदयपुर साइड के क्षेत्र हैं, वहां पर ये पेग्मेटाइट सेलों में ये पाया जाता है। राजस्थान के अंदर कौन सेलों में, पेग्मेटाइट जो सेल है जहां से अभ्रक निकाला जाता, उन्हीं सेलों के साथ
ये भी खनिज पाया जाता है। और आपको पता ही है अभ्रक भीलवाड़ा उदयपुर में निकाला जाता है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा यूरेनियम का जो उत्पादन है वो उदयपुर में होता है। कहाँ होता है? उदयपुर में होता है। फिर केरल के तथा बिहार के इल्मेनाइट भंडार और केरल के बालू तथा बेरिलियम के भंडार पाए जाते हैं। और देखो केरल के अंदर देखे और बिहार के अंदर इल्मेनाइट के भंडार तथा केरल के बालू में बेरिलियम के भंडार भी देखने को मिलते हैं। और राजस्थान है, बिहार है, आंध्र प्रदेश, इन सभी के अंदर भारत के अंदर आणविक खनिजों से संबंधित जो तत्व है उसका हम डिस्कशन करते हैं। तो नोट करके याद रखना बच्चों कि भारत में जो सबसे ज्यादा जो आणविक खनिजों का जो निष्कासन होता है वो कौन सी युगों की सेलों में होता है? धारवाड़ और आर्कियन युग की सेलों के अंदर होता है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है बच्चों। फिर राजस्थान में सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन कहाँ होता है? यूरेनियम का उत्पादन तो याद रखना बच्चों उदयपुर। कहां पर होता है? उदयपुर के अंदर, भारत के अंदर होता है यूरेनियम का उत्पादन। और फिर केरल के अंदर भी यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। अब हम बच्चों लेते हैं भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो मुख्य रूप से 7 थे पहले, अब उनकी संख्या बढ़ाकर 17 हो गई। लेकिन उन्हीं के नाम पर एक क्रम संख्या 2 इस तरह बढ़ाई गई है। तो राजस्थान के अंदर भी एक इसी तरह का परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है। और इसके अलावा भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर इस प्रकार के संयंत्रों को स्थापित किया गया है, जहां से इन परमाणु ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है। और आपको पता ही है भारत में वैसे ही परमाणु ऊर्जा के जो संयंत्र है और इनके उत्पादन क्षमता क्या है? कम है, इसलिए सरकार इनकी क्षमता बढ़ाई जा रही है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको या हम महाराष्ट्र से लेते हैं। क्या लेते हैं? महाराष्ट्र। तो नोट करके लिखना बच्चों क्वेश्चन कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में लगा? किस राज्य में लगा? तो याद रखना बच्चों महाराष्ट्र में। कहां लगा था? महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र के अंदर किस स्थान पर लगा था? तो याद रखना तारापुर। कौन सा है? तारापुर। तो याद रखना यहां तारापुर महाराष्ट्र ये भारत का फर्स्ट नंबर जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। फिर भारत का द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भारत का द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां लगा था? राजस्थान में। कहां लगा था? राजस्थान। तो ये रहा राजस्थान। और याद रखना, यहाँ एक वो सवाल लिख रहा हूं नोट डालकर, राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो याद रखना रावत भाटा, चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये रावत भाटा के अंदर है। तो याद रखना यहां पर रावत भाटा राजस्थान, ये हो गया भारत का तो सेकंड नंबर है और राजस्थान का फर्स्ट नंबर है। याद रखना भारत का सेकंड नंबर है और राजस्थान का फर्स्ट नंबर है। फिर यूपी का, नोट डालकर लिख रहा हूं बच्चों, याद रखना यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र यहां पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा स्थान है? नरोरा।
कौन सा है? नरोरा। ये उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यहाँ पर गुजरात, गुजरात का जो पहला यदि पूछा जाए तो काकरा पारा, काकरा पारा, ठीक है, ये गुजरात का महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। फिर अपन चलते हैं कर्नाटक। कहां चलते हैं? कर्नाटक का पहला, तो कर्नाटक का पहले का नाम है केगा। क्या है? केगा। ये कर्नाटक का पहला है। फिर यहां पर अपन चलते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु। यहाँ पर अपन देखते हैं तो इसका नाम है कलपक्कम। यह प्रमुख जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र वो किसका है? तमिलनाडु का। तो ये है भारत के जो पहले जो स्वतंत्र रूप से भारत के आजादी होने के बाद जब 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की, उसके बाद ये सारे हमारे परमाणु संयंत्र लगाए गए। और जो हमारे जो राजस्थान का जो राउत बाटा है वो किस देश के सहयोग से लगा हुआ है? कनाडा। किस देश के सहयोग से ये लगा हुआ है? कनाडा। और अभी से राउत बाटा की जो बहुत सारी ऐसी इकाइयां हैं इसकी वर्दी कर दी गई। तो ये भारत के परमाणु के ऊर्जा संयंत्र हो गए। अब हम देखते हैं राजस्थान को खनिजों को अजायब घर क्यों कहा जाता है। काफी बार सवाल पुट हुआ बच्चों कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है। अब उसके बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर इसलिए कहा जाता है बच्चों कि राजस्थान के अंदर अलग अलग प्रकार के 89 प्रकार के तथा विभिन्न प्रकार के ऐसे खनिज हैं, चाहे वह धात्विक हो, चाहे अधात्विक हो, चाहे गौण हो, चाहे मुख्य हो, बहुत सारी संख्याओं में मिलते हैं। और आपको खुद को मालूम होना चाहिए राजस्थान है वो खनिज उत्पादन की दृष्टि से भारत में तीसरा स्थान रखता है। पहला स्थान झारखंड, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा राजस्थान रखता है। और राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा देखते हैं तो अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। इसी को भी ध्यान में रखकर राजस्थान को खनिजों का क्या कहा जाता है? अजायब घर। और आपको मालूम ही है राजस्थान के अंदर जो पत्थर है वो बहुत अधिक संख्या में विदेशों में क्या किया जाता है? निर्यात किए जा सकते। जैसे मकराना है, मकराना है, संगमरमर है, इनका विदेशों में निर्यात करके भारत को अधात्विक खनिजों के अंदर बहुत ज्यादा जो पैसों की प्राप्ति या फिर मनी की प्राप्ति होती है। ठीक है बच्चों। फिर हम देखते हैं आज हम खनिजों को के आधार पर राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहते हैं। तो पहला बिंदु देखते हैं, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। ये सवाल पुटअप होता है कि कहा जाता है, जगह याद लिखना है क्यों कहा जाता है। तो याद रखना राजस्थान में 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 79, मतलब 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इनमें से 44 प्रकार के बड़े खनिज है और 79 में से कितना प्रकार के? 44 प्रकार के क्या है? बड़े खनिज पाए गए। तो याद रखना टोटल यदि पूछे राजस्थान के अंदर कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं तो 79 प्रकार के। और फिर सवाल आ जाए राजस्थान के अंदर बड़े प्रकार के खनिज कितने पाए जाते हैं तो 44। कितने हैं? 44। तथा 23 प्रकार के जो लघु खनिज होते हैं और 23 प्रकार के जो खनिज पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? लघु, मतलब छोटे या इनकी संख्या बड़ी या उनका उपयोग कोई बड़े रूपों में नहीं होता है। फिर पारा है वो गौण खनिज के रूप में पाए जाते हैं। गौण का मतलब होता है बहुत ही कम मात्रा में इसका उपयोग होता है, उस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो राजस्थान के अंदर इन्हीं खनिजों की संख्या की प्रधानता के आधार पर ही राजस्थान को बच्चों क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर। क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर। नोट करके याद रखना बच्चों, भारत के अंदर सबसे ज्यादा खनिज कहाँ होता है? झारखंड। कहाँ होता है बच्चों? झारखंड में। याद। फिर राजस्थान के अंदर बाद में जाएंगे, पहले हम जाते हैं विश्व में। कहा जाते हैं विश्व में सबसे ज्यादा खनिज है वो संयुक्त राज्य
अमेरिका में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलते हैं। लेकिन बहुमूल्य खनिजों की बात करें, विश्व में बहुमूल्य खनिजों की बात करें तो वो जब ज्यादा कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका के अंदर। जैसे हीरा है, सोना है, प्लेटिनम है, ये सारे के सारे कहाँ है? बहुमूल्य खनिज जो कहाँ पर मिलते हैं? अफ्रीका में मिलते हैं। और बहुत कम खनिजों की मात्रा पूछते हैं विश्व में, तो याद रखना बच्चों, वो जापान देश है जिसमें ज्यादा खनिजों की मात्रा नहीं पाई जाती। याद, बहुत कम खनिज पाए जाते हैं। असल ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं। अब हम अगला बिंदु लेते हैं। खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान देश में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद तीसरा स्थान रखता है। और राजस्थान है वो खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? तीसरा। तो पहला कौन सा हुआ? मध्य प्रदेश, सॉरी झारखंड नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद कौन है? राजस्थान है। याद रखना बच्चों, मैंने मिस्टेक कर दी थोड़ी सी, यहाँ पर क्या लिखना है? भारत में सबसे ज्यादा जो खनिज है वो कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ और उसके बाद राजस्थान के अंदर देखने को मिलते हैं। देश का ये 22% योगदान देता है। और राजस्थान है वो देश के कुल उत्पादन के अंदर कितना % खनिजों में योगदान देता है? 22%। कितना प्रतिशत? 22%। फिर अपन देखते हैं आगे। राजस्थान में कुछ ऐसे खनिज है जिसमें पर राजस्थान का एकाधिकार है, जैसे संगमरमर। क्या है? संगमरमर। तो आपको मालूम ही है संगमरमर सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? राजसमंद में। कहां पर पाया जाता है? राजसमंद, ठीक है। सीसा और जस्ता उदयपुर के अंदर जावर की खान, उदयपुर के अंदर जावर की खान, ठीक है। चांदी भी अपन देखते हैं तो राजस्थान का एकाधिकार है इस पर। और राजस्थान के अंदर चांदी आपको पता ही है, जैसे से जस्ता मिलते हैं उनको साथ ये चांदी का भी उत्पादन होता है। यदि हम विश्व के अंदर बात करें, विश्व में चांदी उत्पादन की बात करें तो सबसे ज्यादा चांदी कहाँ होती है? कहाँ होती है बच्चों? मैक्सिको के अंदर होती है विश्व में सबसे ज्यादा चांदी। और भारत के अंदर राजस्थान में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन किया जाता है। फिर है तांबा। फिर तांबा का यदि हम राजस्थान में देखते हैं तो तांबा का उत्पादन राजस्थान में तो कौन है? झुंझुनू। कौन सा है? झुंझुनू खेतरी, सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा भीलवाड़ा में होता है, राजसमंद में होता है, और लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है? झुंझुनू खेतरी। फिर भारत के अंदर बात करें तो तांबे के उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य आता है? झारखंड। कौन सा आता है? झारखंड भारत के अंदर सबसे ज्यादा तांबे के उत्पादन में आता है। फिर विश्व के अंदर देखते हैं तो कौन आता है? चिली। कौन सा आता है? चिली देश है जो तांबे के उत्पादन में सबसे आगे है। और विश्व के अंदर चिली के अंदर एक खान है, उसकी सबसे बड़ी तांबे की खान, उसका नाम है यूकिक माटा। यह चिली की सबसे बड़ी तांबे की खान है। चिली की सबसे बड़ी तांबे की खान है और एग्जाम फाइट के दौरान इसको काफी बार सवाल को पूछा भी गया है। फिर बाद में पोलस्टिटोनाइट है, जास्पर है, फ्लोराइड है, जिप्सम है, मार्बल है, एस्बेस्टोस है, रॉक फास्फेट है, चांदी, टंगस्टन और तांबड़ा। इन सब का उपयोग हम क्या करते हैं? राजस्थान में होता है। और राजस्थान का इस पर क्या है? एकाधिकार है। आपको पता ही है फ्लोराइड का जो मात्रा सबसे ज्यादा हमारे राजस्थान में डूंगरपुर में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? डूंगरपुर के अंदर फ्लोराइड की प्रधानता पाई गई है। और मार्बल, एस्बेस्टोस, ये रॉक फास्फेट है, चांदी है, टंगस्टन है, ताम्रपत्र है, ये सब इसमें राजस्थान में देखने को मिलते हैं। तो इनका क्या है? एकाधिकार है। तो बच्चों आपने खनिज एवं ऊर्जा संसाधन जो टॉपिक था उसके बारे में विस्तार के साथ अध्ययन किया। सर्वप्रथम आपने बच्चों खनिज एवं ऊर्जा संसाधन टॉपिक को के अंदर खनिजों के प्रकार पढ़े, जिसमें हमने
धात्विक और अधात्विक खनिज पढ़े। फिर धात्विक खनिज को दो भागों में बांटे, लौह और अलोह खनिज। क्या पढ़े थे? लौह और अलोह खनिज, जिसमें हमने देखा लौह अंश वाले खनिज लौह धात्विक खनिज कहलाए और अलोह वाले अलोह धात्विक खनिज, जिसमें लौह की प्रधानता नहीं थी। फिर हमने अधात्विक खनिज में ऊर्जा संसाधन देखा, जिसमें ईंधन ऊर्जा संसाधन और आणविक ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ा। उसी के आधार पर फिर हमने एक वीडियो बनाया था लौह धातु खनिज के ऊपर। फिर ईंधन खनिज के अनुसार हमने एक वीडियो बनाया था, हमने कोयला और पेट्रोलियम, क्या है, कोयला और पेट्रोलियम के ऊपर बनाए, जिसमें हमने कोयला के प्रकार पढ़े, पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र के बारे में पढ़े, गैस उत्पादक क्षेत्र के बारे में पढ़े, कोयला उत्पादक क्षेत्र के बारे में पढ़े। उन सब का हमने क्या किया बच्चों? विस्तार के साथ अध्ययन किया। फिर हमने बच्चों अगला जो वीडियो था वो परमाणु ऊर्जा के ऊपर बनाया, जिसमें हमने परमाणु ऊर्जा के अंदर प्रयोग में लाए जाने वाले जो तत्व थे उनके बारे में पढ़ा। परमाणु आयोग के गठन कब हुआ उसके बारे में जाना, और परमाणु आयोग गठन के आधार पर जो भारत के अंदर जो प्रमुख जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगे थे उसको हमने डायग्राम के माध्यम से राज्यवार हमने समझा और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की, और वर्तमान में कितने संयंत्र लगे हुए हैं उनकी संख्या के बारे में भी पढ़ा। फिर हमने अंतिम में राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है उसके बारे में पढ़ा, और देखा कि राजस्थान में 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। उनमें से जो प्रमुख है 44 वो पाए गए हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे खनिज 12 हैं वो लघु पाए गए हैं, और 23 हैं वो और भी देखने को मिले। तो ये सारे संख्या को निर्धारण करके हमने ये खनिज एवं ऊर्जा जो संसाधन जो टॉपिक था उसके बारे में अध्ययन किया। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर क्लास 10 का लेसन नंबर 11 उसके बारे में हम विस्तार के साथ बिंदुवार जो हमारे बोर्ड के द्वारा निर्धारित किए गए सिलेबस है उसके आधार पर पढ़ेंगे। थैंक यू।